इस बाइक से मैं इतना डिससेटिस्फाइड हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। इसके जितनी घटिया बाइक और कोई नहीं है। इंजन इतना हीट होता है, अगर आप इस पे अंडा फोड़ दो ना तो हाफ फ्राई तो बन ही जाएगा। क्लासिक 350 का रिव्यू करने के लिए हम आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं। ये रही अपनी क्लासिक 350। फ्रेंड्स, ये इस तरह का पहला वीडियो है जिसमें हम किसी बाइक के प्रोज और कॉन्स, यानी कि बाइक के बारे में क्या अच्छी बातें हैं और क्या बाइक में अच्छा नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते ही हो ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मैं करीब ऑलमोस्ट 1.5 साल से चला रहा हूँ। इस बाइक को मैंने करीब 16,500 किलोमीटर चला लिया है। फ्रेंड्स, चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं इसके प्रोस से। तो सबसे पहली चीज़ मुझे इसके बारे में क्या पसंद आती है। फ्रेंड्स, इस बाइक के सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है इसके लुक्स। क्लासिक 350 आप जानते ही हो फ्रेंड्स, कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल बाइक है। ये बाइक देख के ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही कलर परचेस करना है। वैसे इसके अलावा इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे पसंद आई वो है इसके लुक्स। सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं जानता हूँ आप सबको भी पता होगा, वो है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ड्यूरेबिलिटी। फ्रेंड्स, एकदम स्ट्रॉन्ग बाइक है, मेटल बॉडी है, यहाँ टैंक पूरा मेटल है। इसके ज़्यादातर पार्ट्स मेटल के हैं, कुछ पार्ट्स फाइबर के भी हैं, बट फिर भी इसे हाथ में पकड़ के इसे चला के जो फील आता है, या इसे आप उठा लोगे ना, इसका वेट वैसे 195 kg है। इसे आप उठाने की कोशिश करोगे, उठाओगे, तभी आपको पता लग जाएगा कि कितनी हैवी बाइक है। ये खड्डों में जाती है, ऑफ रोडिंग आप करते हो तब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि बाइक ठीक नहीं चल रही है। और पर्टिकुलरली इस क्लासिक 350 को, इस मेटल बॉडी को डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक इसका एडवांटेज है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडवांटेज मुझे लगता है इसका माइलेज। शायद आप में से कुछ लोगों को माइलेज इसका कम लगे, लेकिन हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एक 350 सीसी कैटेगरी के बाइक की। 350 सीसी एक बड़ा इंजन होता है। इतने कैपेसिटी वाले बाइक से आप 45-50 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, 195 kg इसका वेट है, फिर भी सिटी में ये मुझे करीब 34 का माइलेज देती है। हाईवेज पे मैं अगर इसको चलाऊं तो करीब 36-37 का माइलेज मुझे मिल जाता है पर लीटर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस कैटेगरी की बाइक के लिए ये फिगर्स ठीक है, अच्छा है माइलेज। वैसे शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसका माइलेज कम है। अगर आप इसे डिसएडवांटेज मानते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। बहुत सारे लोग इसे लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हैं, काफ़ी लोग इसे ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पर लेके जाते हैं। इसका राइडिंग कंफर्ट भी मेरे हिसाब से एक इसका एडवांटेज है। फ्रेंड्स, मैंने इस बाइक को एक राइड में करीब 950 किलोमीटर्स चलाया था। आपने शायद मेरा उदयपुर ट्रिप वाला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मेरे साथ मेरा सन आरो भी था। 950 किलोमीटर्स की राइड हमने ऑलमोस्ट 2.5 डेज़ में कंप्लीट की थी। फिर भी किसी तरह का मुझे या मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। राइडिंग कंफर्ट के मामले में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इज़ डेफिनेटली अ +1। सस्पेंशंस अच्छे हैं। इसका सीट, हालांकि मैंने इसमें टूरिंग सीट्स डलवाए हैं। टूरिंग सीट्स होने के बाद तो इसका कंफर्ट लेवल और भी इम्प्रूव हो जाता है। सिटिंग पोजीशन इसका अपराइट है, जिसकी वजह से नेक पेन या बैक पेन इतना नहीं होता है। हाँ, आप बहुत लंबा डिस्टेंस नॉन स्टॉप राइड करोगे तब तो नेचुरल है, तब तो आप किसी भी बाइक पे राइड करोगे हल्का सा नेक पेन बैक पेन होगा ही। इसके ब्रेक्स, इसका सस्पेंशन, इसका पिकअप, जो इंटीग्रेशन है ओवरऑल बाइक का, वो डेफिनेटली लंबे राइड्स में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्लासिक 350 के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया होगा, आपने सुना होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि इस बाइक में वाइब्रेशंस बहुत आते थे। ये बाइक फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड ने अपग्रेड की, इसका इंजन रिफाइन किया। अभी के समय में मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स, 100-110 की स्पीड तक मैं जाता हूँ, फिर भी इसमें मुझे वाइब्रेशन फील नहीं होता। हल्का फुल्का सा वाइब्रेशन, ये मिरर को मैं अगर देखता हूँ 100+ की स्पीड में तो फील होता है। देख के पीछे का विजन थोड़ा सा ब्लर होता है, लेकिन वो नॉर्मल है। हैंड ग्रिप्स में, हैंडल बार पर या टैंक पर या यहाँ पर सीट जो है जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ किसी तरह का सिग्निफिकेंट वाइब्रेशन फील नहीं होता। रॉयल एनफील्ड ने ये काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर दी हैं बाइक में। रॉयल एनफील्ड एक बड़ा ब्रांड है, इस नाम के बारे में आप क्या पूरी दुनिया जानती है।
इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी कंट्रीज़ में ये बाइक्स चलते हैं। सो इसका ब्रांड नेम जो है, इसकी ब्रांड वैल्यू जो है, उसकी कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में फ्रेंड्स। वो डेफिनेटली एक एडवांटेज है। रॉयल एनफील्ड एक्चुअल में कितना रॉयल है, ये आपको अभी इस वीडियो में आगे पता चलेगा। फ्रेंड्स, असली बात तो अभी शुरू होती है। जैसे ही इसके कॉन्स पे आता हूँ तो मुझे कहने में भी अजीब लगता है, बट ये कहना पड़ता है कि इसके जितनी घटिया बाइक और कोई नहीं है। मतलब लिटरली फ्रेंड्स, इतना खर्चा 2,70,000 में मैंने ये बाइक खरीदी थी ऑलमोस्ट। और इस बाइक से मैं इतना डिससेटिस्फाइड हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, इसका जो इंजन है ना, इंजन इतना हीट होता है, अगर आप इस पर अंडा फोड़ दो ना तो हाफ फ्राई तो बन ही जाएगा। सिटी में अगर लेके निकलते हैं फ्रेंड्स हम इसको, अगर 4-5 किलोमीटर थोड़े हल्के से ट्रैफिक में राइड कर लिया, इवन इफ आपने जीन्स पहना है, फिर भी इसके इंजन की हीट्स आपको अपने स्किन तक डेफिनेटली फील होगी, परेशान करेगी। तो इंजन हीटिंग के मामले में ये मुझे लगता है KTM का भी बाप है। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, इस बाइक में मेरे ख्याल से बाकी सारे लाइट्स तो LED लगे हैं, लेकिन इसका जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट इसका हैलोजन है। मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने जो नए क्लासिक 350 अभी लेटेस्ट निकाले हैं उसमें ये हेडलाइट भी LED कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इस कैटेगरी की बाइक, चाहे ही वो क्लासिक क्यों ना हो, विद रिट्रो लुक्स क्यों ना हो, उसमें एक हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखी हो रॉयल एनफील्ड ने, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 2023 में अगर लॉन्च की गई है तब तो उसमें LED हेडलाइट डेफिनेटली होना चाहिए था, जो कि इस पर्टिकुलर बाइक में नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी पेंट क्वालिटी की। ये पर्टिकुलर बाइक फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का सिग्नल्स एडिशन है। मार्च ग्रे कलर लिया है मैंने। ये मार्च ग्रे कलर जो है, इस पे मैट फिनिश है, ये ग्लॉसी फिनिश नहीं है। ग्लॉसी पेंट्स भी फ्रेंड्स मैंने देखे हैं और लोगों के पास, इनमें स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो पेंट क्वालिटी उतनी ख़राब मैं नहीं कहूँगा, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ टॉप नॉच। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्लासिक 350 के लिए वो ये है कि इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपने देखा ही होगा, क्लासिक 350 2,20,000 2,30,000 के आसपास आती है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ना, आपके सामने जो बाइक खड़ी है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्योर क्लासिक 350 नहीं है। इसको मैंने कस्टमाइज़ करके मंगवाया था। इस बाइक में फ्रेंड्स आते हैं स्पोक व्हील्स, ट्यूब वाले टायर्स आते हैं। इसमें ये जो टूरिंग सीट्स लगी हैं वो नॉर्मल सीट्स आती है। इसमें नीचे जो लगा है सम गार्ड वो नहीं आता, लेग गार्ड नहीं आता है, लेग गार्ड आपको अलग से डलवाना पड़ता है। ये जो इसमें लगा है ये भी सिंपल आता है, ये बैक रेस्ट सिंपल आता है, ये भी मैंने चेंज करवाया है। तो ये कस्टमाइजेशंस कराते कराते तो फ्रेंड्स मेरा ऑन रोड कॉस्ट 2,69,000 ऑलमोस्ट पहुँच गया था। फ्रेंड्स, इस सेगमेंट की आप दूसरी बाइक्स देखेंगे, जैसे कि होंडा CB 350 है, हाइनेस है उसका एक वेरिएंट, उसका दूसरा वेरिएंट आई थिंक RS है। आप जावा की बाइक्स देखेंगे फ्रेंड्स, तो उनमें प्राइस के सामने आपको क्या मिल रहा है एक्चुअल में, प्राइस टू बेनिफिट, मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट, उसमें इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अभी बात करते हैं इसके राइड रिव्यू के बारे में। मतलब मैंने लॉन्ग राइड इसको किया था। आगे जैसे मैंने बताया, इस बाइक को मैंने 2-2.5 दिनों में 950 किलोमीटर्स चलाया था, वो भी आरव के साथ, मेरे बेटे के साथ। तो उसमें मेरा क्या रिव्यू है फ्रेंड्स, राइडिंग कंफर्ट तो बहुत अच्छा था, राइडिंग में कोई इशू नहीं था। हमने ऑन रोड ऑफ रोड इसे चलाया, लंबा चलाया, करीब 200 किलोमीटर तक हमने इसे बिना बंद किए चलाया। ऐसा कोई इशू नहीं था हीटिंग के अलावा। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी पे आते हैं। उदयपुर से जब हम रिटर्न बड़ौदा आ रहे थे तो इसका ये जो ब्रेक लीवर है, ब्रेक दबाने के बाद ब्रेक नीचे चिपक जा रही थी। मतलब ये क्या होता है, हद हो गई। इसको हार्डली मैंने 10-11 हज़ार किलोमीटर चलाया था। इसको मैं टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स ऐसा होना। अब आप सोचो, एक लॉन्ग राइड पे आप गए हो, आप ब्रेक मार रहे हो हाईवे पे, ब्रेक मारने के बाद आप पैर ऊपर उठा रहे हो और ब्रेक नीचे चिपका हुआ है। मतलब हद हो गई। ये कोई बात होती है? ब्रेक में ऐसे नीचे दबा के ब्रेक ऊपर उठाने के लिए मुझे ब्रेक के नीचे पैर डाल के ब्रेक को ऊपर करना पड़ता था। मतलब ब्रेक चिपक रही थी एक तरह से। ये मतलब 2,70,000 का हाथी है।
रॉयल एनफील्ड है, रॉयल है। अब रॉयल चीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स, मैंने इसके सर्विस सेंटर्स वडोदरा में भी विजिट किए हैं और सूरत का सर्विस सेंटर भी मैंने विजिट किया है इस बाइक की सर्विस कराने के लिए। पहले तो इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। जब आपका फ्री सर्विस होता है और ऑयल वगैरह चेंज होता है तो फ्री सर्विस जिसमें लेबर की कोई कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, उसमें भी फ्रेंड्स 2200 रुपये एक सर्विस के। तो जब लेबर कॉस्ट लगेगा, जब पेड सर्विस होगा, तो आप सोच लो सर्विस कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। एक तो नई बाइक लेने में खर्चा, ऊपर से सर्विस कराने का खर्चा। मतलब मेरे हिसाब से तो इस सेगमेंट की बाइक के लिए 2200 फ्री सर्विस में खर्चा होता है। दैट इज़ टू मच। अब आप खर्चा तो कर रहे हो, लेकिन सर्विस आपको कैसी मिल रही है? सर्विस ऐसी कि सर्विस सेंटर में बाइक रखने जाओ, उससे पहले बाइक जिस कंडीशन में थी उससे घटिया कंडीशन में वो वापस देंगे आपको। मतलब लिटरली फ्रेंड्स, बाइक एकदम स्मूथ है। मैं सर्विस सेंटर में लेके गया, उनको मैंने बाइक दी, मैंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन चेकअप कर लीजिए आप, रूटीन सर्विस जो इसका होता है वो कर लीजिए और बाइक मैं रिटर्न ले जाऊँगा। जैसे ही बाइक सर्विस सेंटर से बाहर निकल के मैं घर गया, फ्रेंड्स, रियर व्हील में से आवाज़ आनी शुरू हो गई, रियर ब्रेक में से आवाज़ आनी शुरू हो गई, विस्लिंग साउंड आना शुरू हो गया। मतलब क्या है, ये कोई तरीका है? सर्विस अगर आप कराते हो तो कस्टमर को बाइक वापस हैंड ओवर करने से पहले आप कुछ चेक नहीं करते हो क्या कि बाइक किस कंडीशन में है? ये प्रॉब्लम एक बार नहीं, पहली बार हुआ। दूसरी बार जब मैंने सर्विस में बाइक दी थी, उस समय भी सेम प्रॉब्लम। मतलब सर्विस कराने के बाद बाइक अगर आपकी और ख़राब हो रही है तो ऐसी सर्विस कौन कराएगा, वो भी 2200 रुपये विदाउट लेबर कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल सर्विस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सर्विस के कॉस्ट से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सर्विस क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, एक दिन में आपको सर्विस करके दे देंगे, लेकिन काम वो आपका करेंगे नहीं, काम बिगाड़ के देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमने इस बाइक के प्रोज के बारे में बात की, यानी कि इसके एडवांटेजेस, हमने इसके कॉन्स के बारे में बात की, यानी कि इस बाइक के बारे में क्या क्या चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई। फ्रेंड्स, मेनली मैं आपको बता दूं, मुझे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लगा, इसका इंजन का हीटिंग बहुत ज़्यादा लगा, इसके अलावा इसकी सर्विस मुझे घटिया लगी। फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए लॉन्ग राइड में जिससे मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो इस प्राइस सेगमेंट पे इस बाइक को लेना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिनके वीडियोस आपको जल्द ही देखने मिलेंगे। उनके रिव्यू वीडियोस, उनके प्रोज, उनके कॉन्स मैं जल्द ही लेके आऊँगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे इस प्राइड ऑफ प्रेजेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस पे आपको रॉयल एनफील्ड के और बाइक्स के भी रिव्यूज़ देखने मिलेंगे। रॉयल एनफील्ड के अलावा दूसरे भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि जावा हो गया, होंडा हो गया, वगैरह वगैरह, उनमें जो इस सेगमेंट की बाइक्स हैं उनके भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा मैं। पीछे आपको जो लोकेशन दिख रहा है ये है बड़ा तालाब, पीछे जो हिल दिख रहा है वो है पावागढ़ माउंटेन, काली माता का मंदिर है ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और इसी तरह के बाइक लवर लोग जो हैं आपकी तरह, उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।